चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हरी डाल डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भागी परेड लाऊं। मित्रों, मैं विशाल विक्रम सिंह आर्ट्स विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पुष्प की अभिलाषा की यह कविता आपको क्या प्रेरित करती है, क्या संबोधित करती है कि कभी भी वो इच्छा, वो अभिलाषा, ठीक है, जो पूरे के पूरे तरीके से अपने को न्यौछावर करने की बात है, आगे की लाइनें आप पूरी करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन कक्षा लेकर के आया हूं और जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक और प्रवाह की। इकोनॉमिक्स में स्टॉक और प्रवाह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, अपनी इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए हम उसको समझने जा रहे हैं इसी पुष्प की अभिलाषा वाले कविता के साथ साथ, जहां पे हम लोग पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं इस स्टॉक और प्रवाह को लेकर के। ये स्टॉक और प्रवाह होता क्या है? तो स्टॉक का मतलब हो गया सीधा सीधा कि एक विशेष समय अवधि में संचित कुल वस्तु या परिसंपत्तियां या सेवाएं, इस रूप में हम जानते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में, एक पॉइंट ऑफ एक दिन में, एक दिन की अवधि में। तो इस तरीके से हम स्टॉक को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आइए देखते हैं, और इसका आगे जो भी हम गणना करते हैं, राष्ट्रीय आय का लेखांकन करते हैं, उसमें बहुत बड़ा महत्व है। देखते हैं, स्टॉक जैसा कि मैंने कहा एक विशेष समय अवधि में, निर्दिष्ट समय में एक वस्तु की संचित कुल मात्रा है। किसकी मात्रा है? एक संचित वस्तु की कुल मात्रा है, और इस मात्रा को स्टॉक के रूप में जानते हैं, जहां पॉइंट ऑफ टाइम का बहुत बड़ा महत्व है। यहां आप देख सकते हैं इस बात को। इसी तरीके से यदि उत्पादन प्रक्रम में किसी नई मशीन को शामिल किया जाता है, तब उसमें सम्मिलन अथवा कमी हो सकती है। हम ये जानते हैं कि अगर हम उत्पादन के प्रक्रम में एक नई मशीन को सम्मिलित कर लेते हैं और अगर उसमें टूट फूट हो जाती है, उसको हम रख भी देते हैं, तो भी वो हमारे स्टॉक में ही गणना की जाती है। ये बात ध्यान देने वाली है, समझने वाली है। हमारे पास स्टॉकों का मींस परिसंपत्तियां जिनमें हमने पूंजी लगा दिया, वो हमारे पास रखी हुई है एसेट के रूप में, स्टॉक के रूप में। इसे हम इस रूप में भी जान सकते हैं मित्रों कि एक बात यह है कि जहां पर हम लोग नल की परिभाषा देते हैं और नल में प्रवाह की मात्रा को देखते हैं। ये मान लीजिए टैब है, नल है, और नल से एनसीईआरटी भी इसी बात को बताती है, कहती है। कैसे समझेंगे? इसमें पानी गिर रहा है इस टैब से, और टैब से पानी गिरने का जो कंडीशन है उसको यहाँ पे हम एक रिजर्व में, हौज में रख लेते हैं। इस हौज में जो कलेक्ट पानी है उसे हम स्टॉक के रूप में जानेंगे। यहाँ जो पानी है मित्रों, इसे हम किस रूप में जानेंगे? स्टॉक के रूप में जानेंगे। यह पानी की मात्रा, पानी की संचित मात्रा, और पानी की संचित मात्रा को हम किस रूप में जानेंगे? स्टॉक के रूप में जानेंगे। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है? एक विशेष समय अवधि है, मींस वह एक दिन हो सकता है, और एक दिन के अलावा एक 1 आवर भी हो सकता है, 1 घंटे भी हो सकता है। इस तरीके से जो संचित मात्रा है या पूरी परिसंपत्तियां हैं, वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, वो एक यूनिट टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम में हो। लेकिन अगर यहां पानी को देखें, ये जो पानी का प्रवाह है, ठीक है, जो बहता जल है, इसे हम किस रूप में जान सकते हैं? इसे हम प्रवाह कहते हैं। तो स्टॉक और प्रवाह में इस तरीके से अंतर, डिफरेंस समझ में आना चाहिए, समझाया जाता है। अब यहां पे हम अगर इसकी बात करें इसके साथ साथ कि इसमें और क्या होता है, यहां तो एक दिन हो गया, यहां एक सप्ताह भी हो सकता है, एक सप्ताह हो सकता है प्रवाह में। इसके साथ साथ एक माह हो सकता है, मासिक रूप में हो सकता है। एक माह हो सकता है तो एक वर्ष भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है। मींस एक वर्ष में काउंट की गई कुल वस्तुएं और सेवाएं। तो प्रवाह को हम एक सप्ताह, एक समय, एक माह, यहां भी समय लगता है, बट यूनिट टाइम यहां नहीं है, ठीक है। तो बहते हुए जल से हम प्रवाह के डेफिनेशन को, प्रवाह के कॉन्सेप्ट को, प्रवाह के सिद्धांत को समझ सकते हैं। जबकि यहां टैब में संचित कुल जल की मात्रा को हम
स्टॉक कहेंगे। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, इस रूप में हम समझते हैं और कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम बोर्ड एग्जाम में चीजों को बना करके वहां समझा देते हैं तो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हमारे बच्चों का हो जाएगा, विद्यार्थियों का हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़े और बात करें इस पूरे के पूरे स्टॉक की, तो मैं भी आपको स्टॉक समझ में आ गया होगा। जिस मशीन को जो खराब हो जाती है उसे बदला नहीं जाता है, उसे स्टॉक के रूप में, भले वो अनुपयोगी हो गई हो फिर भी हम उसे स्टॉक के रूप में रखते हैं, जमा रखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा है। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग आज देखेंगे कि वो जो स्टॉक था, जो स्टॉक की हम लोग बात किए थे, स्टॉक और प्रवाह में अंतर की बात, और यहां जो अंतर बता रहे हैं वो महोदय हैं एक अर्थशास्त्री सापिरो महोदय का क्या कहना है कि एक निश्चित समय में, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम में जो कुल वस्तुओं की मात्रा है, निश्चित काल में वस्तुओं की मात्रा, ठीक है, या एक समय में कुल प्रवाह, ठीक है, उसे हम प्रवाह के रूप में देखते हैं, जबकि एक ही समय में कुल संचित मात्रा को हम स्टॉक के रूप में देखते हैं। यह बात क्लियर हो गई। उदाहरण के लिए इन्होंने बहुत बेहतरीन चीज बताई, गेहूं, चावल और इस्पात। गेहूं, चावल और इस्पात को अगर हम एक माह, एक वर्ष के लिए अगर हम रखें स्टॉक के रूप में, चाहे वो हमारा धन हो, संचित पूंजी हो, या फिर रखा हुआ स्टॉक गोदाम में गेहूं हो, तीन दोनों को हम स्टॉक के रूप में देख सकते हैं। अगर वह लंबे समय के लिए है तो उसे हम प्रवाह के रूप में देखेंगे, जानेंगे। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, इन्होंने दूसरे आधार पे कहा कि अगर हम गेहूं, चावल, इस्पात इत्यादि को चालू पूर्ति के रूप में, मींस वो चल रहा है पूरे मार्केट में, पूरी क्रिया में दो वेरिएबल्स हैं, एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है फर्म। अगर परिवार और फर्म के बीच में इनका लेन देन हो रहा है, ठीक है, एक समय में, एक सप्ताह में, एक वर्ष में, तो इसे हम प्रवाह कह दे देंगे, चाहे वह गेहूं हो और चाहे वह इस्पात हो, चाहे वह कोई वस्तु हो, लेन देन अगर है। लेकिन अगर इसको हम किसी यूनिट टाइम की बात करें, एक दिन की बात करें और वह संचित मात्रा की गणना की जाए तो स्टॉक कहलाएगी, ऐसा सापिरो महोदय कहते हैं। इसी तरीके से उन्होंने बताया ये प्रतिदिन हो, साप्ताहिक हो, मासिक हो, वार्षिक हो, मंडी में खरीदा और बेचा जाता है तो उसे हम प्रवाह कहते हैं। खरीदा बेचा जाए तो प्रवाह होगा। दूसरी ओर वस्तुओं की वह मात्रा जो एक विशेष दिन में उपलब्ध होती, जैसा कि अभी हमने बताया, एक विशेष दिन में, ठीक है, एक विशेष दिन या यूनिट टाइम में अगर उपलब्ध मात्रा है तो उसे हम स्टॉक कहेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि स्टॉक और प्रवाह में अंतर क्या है। प्रवाह मतलब जो निरंतर बह रहा है, किसके किसके बीच में, पारिवारिक क्षेत्रक और फर्म के बीच में जो उद्योग लगे हुए हैं, इनकी डिमांड है तो इनकी सप्लाई है, इनकी सप्लाई है तो इनका डिमांड है। मीन्स ये हुआ, जब हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ते हैं तो यही प्रक्रिया चलती है, जहां साधनों की डिमांड फर्म पारिवारिक क्षेत्र से करता है। साधन कौन कौन से, तो श्रम की बात करेगा, पूंजी की बात करेगा, अगर वह भूमि की डिमांड कर रहा है तो उसकी बात करेगा। तो ये सारी चीजें वो डिमांड करता है परिवार से फर्म, और परिवार इनको ये सारी चीज सप्लाई करता है। इसी तरीके से पारिवारिक क्षेत्रक इनसे वस्तु और सेवा मांगेगा फर्म से, तो फर्म इन्हें वस्तुएं और सेवा बना करके देगा। तो ये पूरा का पूरा जो वस्तुओं और सेवाओं और साधनों का प्रवाह है, लेकिन एक समय अवधि, लंबी समय अवधि है, उसे प्रवाह कहेंगे। अगर एक दिन समय अवधि की बात की जाए, कुल स्टॉक की जो पूरी संचित परिसंपत्तियां हैं वस्तु और सेवा के और साधन के रूप में, उसे हम स्टॉक कह देते हैं। ये बात यहां से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और अंतर देख लेंगे। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक वास्तविक प्रवाह के रूप में भी हम देखेंगे, और वास्तविक प्रवाह के बाद में हम लोगों के मौद्रिक प्रवाह भी आएगा। प्रवाह के प्रकार, प्रवाह के हमारे पास दो प्रकार हो जाएंगे। एक तो प्रवाह होगा जिसको हम मौद्रिक रूप में देखेंगे, और एक प्रवाह होगा जिसे हम वास्तविक रूप में देखेंगे। मौद्रिक और वास्तविक। अब ये मौद्रिक और वास्तविक प्रवाह है क्या? स्टार्टिंग में तो हमने देखा कि स्टॉक क्या है, फिर स्टॉक की डेफिनेशन, प्रवाह क्या है, प्रवाह की डेफिनेशन। अब प्रवाह के दो भाग, प्रवाह के दो भागों में हमने मौद्रिक प्रवाह की बात की और वास्तविक प्रवाह की। आइए दोनों को डिटेल में हम लोग जाने कि वास्तविक प्रवाह होता क्या है। तो वास्तविक प्रवाह में डियर, वस्तुओं और सेवाओं का, जैसा कि अभी हमने बताया कि आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है फर्म और पारिवारिक क्षेत्रक में,
ये दो वेरिएबल हैं, दो प्रकार के आप मान लीजिए बाजार हैं, या पूरे के पूरे इकोनॉमी में दो ऐसे वेरिएबल्स हैं, चर हैं, जिनके बीच ही आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो जिस तरीके से फर्म डिमांड करेगा परिवार से कि हमें साधन चाहिए और साधनों के रूप में श्रम चाहिए, तो श्रम के लिए मजदूर आएंगे, उनको मजदूरी मिलेगी। फिर पूंजी चाहिए तो कोई पूंजीपति वर्ग पूंजी लगाएगा और पूंजी के बदले उसको ब्याज दिया जाएगा। तीसरी बात अगर आ गई भूमि की, तो कोई भूमिपति है तो वो अपनी भूमि देगा, भूमि के बदले फर्म उनको लगान देगा। इसी तरीके से एक चौथा पॉइंट है जिसमें उद्यमी है, उद्यमी उद्यम वृत्ति करेगा और उद्यमी को उसका लाभ मिलता है। तो ये चार ऐसे साधन है, संसाधन है, जिनकी डिमांड फर्म करता है पारिवारिक क्षेत्र से, पारिवारिक क्षेत्र इसकी पूर्ति करता है। तो ये हो गया, ये वास्तविक प्रवाह के रूप में रखा जाएगा। लेकिन अगर फर्म जो उत्पादन कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, तो ये पारिवारिक क्षेत्र की डिमांड थी, पारिवारिक क्षेत्र को मिल जाती है, पारिवारिक क्षेत्रों को वस्तु और सेवा मिलती है। तो ये जो दोनों तरफ से आदान प्रदान की गई वस्तु और साधनों सेवाओं का है, उसको हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो यहां पर जो फिगर में दिखाया गया है ये बिल्कुल क्लियर है, इसी बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आखिर ये है क्या। तो एक तो हमारे पास हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड पारिवारिक क्षेत्र है, दूसरी तरफ फर्म है या बिजनेस वाला है। इसमें अगर सरकार की भूमिका देखें तो सरकार इनके लिए नियम कानून बनाता है कि कोई एक दूसरे का नियमों का उल्लंघन न करे, ठीक है। वस्तु या सेवा से लगान वाले में, मजदूरी वाले में, प्रदान में, या वस्तु और सेवा के फिक्स में उनके जो मूल्य हैं, मूल्यों के उतार चढ़ाव में या कालाबाजारी आप कह सकते हैं, इस रूप में कोई चीज दिक्कत ना आए, इसके लिए गवर्नमेंट का रूल और रेगुलेशन होते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है कि हाउस होल्ड टैक्स या लेबर की बात करता है, इनको ये भाई बनाएंगे कि टैक्स कितना होना चाहिए, लेबर कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ये इनको संसाधन प्रदान करता है और ये इनको गुड्स और सर्विसेज प्रदान करता है। जो बिजनेस क्षेत्र है, फर्म है, वह पारिवारिक क्षेत्र को गुड्स और सर्विसेज दे रहा है, और ये पारिवारिक क्षेत्र इनको लेबर दे रहा है, साधन दे रहा है, लगान दे रहा है, ये सारी भूमि दे रहा है, ये सारी चीजें। इस तरीके से फिर इधर देखिए तो गुड्स और सर्विसेज टैक्सेस के लिए ये नियम कानून बनाता है, तो गवर्नमेंट का यहां अपना रोल होता है। आइए देखते हैं वास्तविक प्रवाह ऐसा प्रवाह है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की बात की जाती है। उत्पादन और उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर केंद्रित होता है। मींस जो उपभोक्ता हैं, हमारे कंज्यूमर्स हैं, पारिवारिक क्षेत्र के हैं लोग, उनको वो वस्तुओं का फ्लो होता है, वस्तु के साथ साथ सेवा भी ऐड होती है, ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, वस्तु और सेवा दोनों होती है। इस तरीके से उनका फ्लो होता है या बिक्री होती है। वास्तविक प्रवाह कंपनियों से उपभोक्ताओं की ओर जाता प्रतीत होता है, कंपनी से उपभोक्ताओं की ओर, कंपनी ये फर्म है, फर्म से उपभोक्ताओं की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। इसको इस रूप में समझना है। इस तरीके से वास्तविक प्रवाह होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ। मींस अगर हम बात करें यहां पर, तो ये पारिवारिक क्षेत्र हो गया, पारिवारिक क्षेत्रक है, पारिवारिक क्षेत्रक है, और पारिवारिक क्षेत्र के तहत अगर हम बात करें तो ये फर्म है या उद्योग क्षेत्रक है, उद्योग जगत है। और उद्योग जगत के रूप में अगर हम बात करें तो यहां पर फ्लो होगा, और किसका फ्लो होगा तो जरा देख लेते हैं। ये इनको साधन देंगे, साधनों की पूर्ति करेंगे, ठीक है, साधन पूर्ति होगी, और साधन पूर्ति के रूप में फिर ये जब जो पाएंगे तो ये इनको वस्तु और सेवा देंगे, वस्तु और सेवा की पूर्ति होगी, वस्तु और सेवा की पूर्ति करेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों में ये प्रक्रम चलता रहता है। ये इन वस्तु और सेवा के बदले में इनको क्या देंगे, मूल्य देंगे, आप ऐसा कह सकते हैं, इनको प्रदान करेंगे, जो इनकी आय होगी साधन पूर्ति, ये साधनों के रूप में इनको पेमेंट करेंगे, पे करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में आय का प्रवाह मांग और आपूर्ति के तहत चलता रहता है, एसेट चलते रहते हैं निरंतर, इसी को प्रवाह कहते हैं। तो इस तरीके से जो प्रवाह होता है जिन वस्तुओं का, उसे वास्तविक प्रवाह के रूप में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। ये आपका वास्तविक प्रवाह हो गया, जो कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग जाता है या उपयोग किया जाता है। आगे
वास्तविक प्रवाह के उदाहरण के रूप में हम किसको देखेंगे, तो उदाहरण आइए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग भूमि देखेंगे, अभी हमने बताया। तो जो भूमि है, ये भूमि पर क्या मिलेगा, फर्म इसको क्या देगा, तो भूमि पर मिलेगा लगान, ये एक बात ये हो गई। श्रम अगर कोई कर रहा है, श्रम दे रहा है, तो श्रम के लिए इनको क्या मिल जाएगी, मजदूरी मिल जाएगी, मेहनताना जिसको कहते हैं, मजदूरी प्राप्त होगा। पारिवारिक क्षेत्र को, अगर पारिवारिक क्षेत्र से कहीं से भी पूंजी का जुगाड़ हो जाता है, आपूर्ति की जाती है, तो पूंजी अगर लगेगी तो पूंजी पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमारे साधन हैं जो पारिवारिक क्षेत्र फर्म को आपूर्ति करता है। फिर उद्यमी उद्यम करेगा, ठीक, कोई व्यक्ति ही होगा ना परिवार का जो उद्यम करेगा, ठीक है। टाटा बिरला अंबानी जो भी लोग हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, ठेले से लेकर के बड़े उद्योगपति तक, कोई उद्यमी ही तो होगा। उद्यमी किस लिए काम करेगा, तो वो लाभ के लिए काम करता, उसको लाभ मिलेगा। तो ये ध्यान देना है कि वास्तविक प्रवाह में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के स्वामी के रूप में पारिवारिक क्षेत्र अपने साधन सेवाएं किसको प्रदान करता है, फर्मों को प्रदान करता है। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। फर्म को पारिवारिक क्षेत्र का जो व्यक्ति होगा वह ये सारे संसाधन प्रदान करता है, इसे वास्तविक प्रवाह में रखा जाता है। यह फर्में परिवारों की मांग की पूर्ति करने के लिए किसकी किसकी, वस्तुओं की और सेवाओं की, जैसा कि अभी हमने समझाया। वस्तु और सेवा फर्म परिवार को देता है और उससे आय प्रदान करता है, कास्ट लेता है उसका मार्केट वैल्यू के रूप में। फिर इसी प्रकार से परिवारों से फर्मों को साधन सेवाएं भी दी जाती है। भी साधन में हमने बताया श्रम, भूमि, पूंजी और लगान के रूप में, ठीक है, सेवाएं फर्मों को दी जाती हैं। और इस प्रकार से उपभोक्ता वस्तुएं सेवाओं के प्रवाह को ही वास्तविक प्रवाह कहते हैं। तो आई होप कि आपने वास्तविक प्रवाह को अच्छे से समझ लिया होगा कि जो फर्म डिमांड करे परिवार पूर्ति करे, परिवार डिमांड करे तो फर्म पूर्ति करे, इसे हम वास्तविक प्रवाह के रूप में जानते हैं। स्टार्टिंग में हमने समझा स्टॉक मतलब जो एक यूनिट टाइम में कोई भी एसेट है, साधन है, वस्तु है या सेवा है, उसको काउंटिंग की जाती है। भले ही खराब पड़ी हुई मशीनरी क्यों ना हो, उसे भी काउंट करेंगे तो स्टॉक हो गया। लेकिन एक लंबा वक्त है, एक सप्ताह है, एक वर्ष है, एक मास है, उस तरीके से अगर वस्तु और सेवा का परिवार और फर्म के बीच में आदान प्रदान होता है, तो इस तरीके से प्रवाह को, आय के प्रवाह को मांग और आपूर्ति के तहत हम प्रवाह की कंडीशन में रखते हैं। और मैंने एग्जांपल भी दिया जिसमें हम नल के द्वारा पानी के प्रवाह को या पानी के फ्लो को, वाटर फ्लो को हम प्रवाह जानेंगे। और जो रिजर्वियर में, जो टब में, ठीक है, हाउस में जो पानी इकट्ठा है उसे हम स्टॉक जानेंगे। इसमें एक चीज कॉमन है, टाइम। तो स्टॉक के लिए एक यूनिट टाइम चाहिए, एक दिन हो, एक घंटा हो, और प्रवाह के लिए लंबा समय अवधि चाहिए। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए और वहां एक पार्ट ऑफ टाइम चाहिए, एक लंबा सा समय चाहिए। वर्ष भी हो सकता है और एक माह भी हो सकता है। इस तरीके से हमने प्रवाह और स्टॉक को समझा और प्रवाह के दोनों प्रकारों की बात करते हुए हम लोग वास्तविक प्रवाह को देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे वास्तविक प्रवाह की, और वास्तविक प्रवाह के अंदर को हम मनी फ्लो कहते हैं, इस रूप में जानने का प्रयास करते हैं। तो धन का ऐसा प्रवाह, धन का ऐसा प्रवाह जो अभी वस्तुएं और सेवाएं जा रही थी ना, उसका अगर हम मौद्रिक मूल्य निकालें कि मुद्रा के रूप में अगर कैलकुलेशन करें तो उसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज है, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको ये फिगर बहुत सारी बात बता रहा है। क्या बता रहा है, जरा देखते हैं कि ये फिगर हमको बताना क्या चाह रहा है। ये बता रहा है कि इधर हाउस होल्ड है और हाउस होल्ड ये मनी फ्लो को भी दर्शाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से मनी फ्लो हो रही है। ये इनको दे रहा है, इनको, ये फर्म है, और फर्म से सबसे पहले तो कंजम्पशन ऑफ द एक्सपेंडिचर, किन किन चीजों का, तो पेमेंट हो रहा है, ठीक है, किसके लिए, गुड्स और सर्विस का। हाउस होल्ड पारिवारिक क्षेत्र पेमेंट करता है जो इसने गुड्स और सर्विस दी, ठीक है भाई। ये फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम साधन लागत है। अगर तो इसमें रेंट आएगा, वेजेस आ जाएंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा। मीन जो भी साधन पारिवारिक क्षेत्र ने फर्म को दिए, उस पर जो 4 प्रकार के साधन ने बताए, उस पर ये फर्म इनको पैसे दे देता है। तो इन साधनों का जो मूल्य होगा मुद्रा के रूप में, उसे हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। और इसी तरीके से जो फर्म ने बना करके वस्तु और सेवा पारिवारिक क्षेत्र को दी, उसका पारिवारिक क्षेत्र मौद्रिक मूल्य निकाले, उसको पेमेंट कर दे, इसको हम मौद्रिक प्रवाह के रूप में जानते हैं। तो
तो ऐसे समझ लीजिएगा कि समझने वाली बात यह है कि धन का प्रवाह, धन का ऐसा प्रवाह जिसमें हम क्या करते हैं, एक तकनीकी संकेतक है, ठीक है, जिसका उपयोग मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है। अभी हमने कहा ना डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति जहां होती है उस तरीके से भाई कीमत कम हो रही है, कीमत कम हो और कीमत ज्यादा हो, उस आधार पर ये काउंट किया जाता है कि मौद्रिक प्रवाह क्या होगा। भाई मांग अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो वहां पे कास्ट बढ़ जाएगी वस्तुओं की। नवरात्रि का टाइम, ठीक है, जिन चीजों की डिमांड बढ़ रही है, खीरा ककड़ी हो गई, ठीक है, चाहे वो फल हो गए, और भले उनकी आपूर्ति हो, लेकिन आज मांग बढ़ी है वो त्योहार के कारण हुई है, ठीक है, तो उनकी कास्ट अपने आप बढ़ जाएगी। इस रूप में भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो कीमतों के भविष्य में उतार चढ़ाव जो भी होगा का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो जहां पर मांग और आपूर्ति के तहत किसी भी वस्तु और सेवा के मूल्य तय किया जाता है धन के रूप में, मुद्रा के रूप में, उसे हम मौद्रिक प्रवाह के रूप में जानते हैं। धन का प्रवाह हो मींस उन सभी वस्तुओं का धन के रूप में हो, चाहे वह अंदर हो रहा हो या बाहर हो रहा हो। इस तरीके से वर्तमान अतिरिक्त आपूर्ति या मांग को इंगित करता है, जो मांग और आपूर्ति को इंगित करे, फर्म से परिवार को, परिवार से फर्म को, इस तरीके से मुद्रा के रूप में जिसका आकलन किया जाए उसे हम मौद्रिक प्रवाह के रूप में जानते हैं और समझते हैं। अब आइए मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह में अंतर देख लें। इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट है जहां पे आप ये सारी चीजें समझेंगे कि ये वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह क्या होता है। तो मौद्रिक प्रवाह वह प्रवाह है जो आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए एक साधन सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए, किसका, अभी हमने साधन सेवाएं आपको बताई, जहां श्रम था, पूंजी था, भूमि थी और उद्यम वृत्ति थी। इस रूप में साधनों का मूल्यांकन कहां हो, मुद्रा के रूप में अगर किया जाता है तो उसे मौद्रिक या धन का प्रवाह कहते हैं, या साधनों और वस्तुओं का मौद्रिक मूल्यांकन किया जाए। ये बात क्लियर है। और जहां वास्तविक प्रवाह है, वास्तविक प्रवाह में सिर्फ हम श्रम, भूमि, पूंजी को ही रखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका जब मौद्रिक मूल्यांकन हो जाए तो वो मौद्रिक प्रवाह हो जाएगा। अगर इनको इसी रूप में देखें, श्रम, भूमि और पूंजी का फ्लो हो रहा है, तो वास्तविक प्रवाह के रूप में जाना जाता है। इसी तरीके से धन के प्रवाह को या मौद्रिक प्रवाह को भुगतान उपभोक्ता द्वारा उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाता है जिसका उसने उपभोग किया है, और किस रूप में, खरीदने के लिए कंपनी को करें। तो जब मुद्रा के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन या अदायगी वह फर्म को करता है, पारिवारिक क्षेत्र या कोई व्यक्ति या उपभोक्ता, तो इसे हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं, अभी हमने जाना। और इसी तरीके से हम ये भी जानेंगे कि वास्तविक जो राष्ट्रीय आय की कंडीशन होगी, वास्तविक राष्ट्रीय आय में कीमत को शामिल किया जाता है। अगर हम वास्तविक, ये कट है, जहां वास्तविक राष्ट्रीय आय में कीमत को शामिल किया जाएगा इसके, और जबकि मौद्रिक राष्ट्रीय आय में कीमत को शामिल नहीं किया जाता है। तो जो मौद्रिक प्रवाह है, जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है, उसमें इसके कीमत को शामिल करते हैं, और जबकि जो मौद्रिक प्रवाह है उसमें मौद्रिक राष्ट्रीय आय में कीमत को शामिल नहीं किया जाता है। इस तरीके से हम ये जान सकते हैं पूरे के पूरे स्लाइड में कि हमने आखिर क्या जाना और क्या समझा। तो हमारे पास, हमने सबसे पहले स्टॉक को समझा। स्टॉक हमारे पास किस रूप में है, तो एक समयावधि में, निश्चित समयावधि में, निर्दिष्ट समयावधि में जो चीजें हमारे पास थी, जो वस्तुएं हमारे पास थी, निश्चित समय में, पॉइंट ऑफ टाइम में वस्तु है, सेवा है, साधन है, इनको हम लोग जानते हैं का संचय। अगर हम संचय करते हैं तो उसको हम स्टॉक के रूप में जानते हैं। इसके बाद में हमने प्रवाह की बात की, और प्रवाह में भी हमने दो प्रकार बताया। प्रवाह मतलब कि फर्म एवं परिवार के मध्य, फर्म एवं परिवार के मध्य किन किन चीजों का, तो वस्तु का भी और सेवा का भी, वस्तु, सेवा एवं साधन। अगर इसका प्रवाह हो रहा है तो इसे हम किस रूप में जानेंगे, इसे हम लेन देन हो रहा है, लेन देन। अब लेन देन अगर मुद्रा के रूप में है तो मौद्रिक प्रवाह हो जाएगा। सिंपल वे में अगर है तो उसे हम
वास्तविक प्रवाह के रूप में रखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। इसके हमने दो रूप कर दिए थे, एक तो मौद्रिक प्रवाह था, एक वास्तविक प्रवाह था, और आपने इसमें अंतर भी देख लिया। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, ये वास्तविक प्रवाह है मित्रों, और एक है मौद्रिक प्रवाह, मुद्रा के रूप में जिसका मुद्रांकन करें या अंकन करें या उसका डेटा तैयार करें, मौद्रिक प्रवाह। और मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह में आपने अंतर भी जान लिया। तो वस्तु और सेवाओं का जब दोनों फर्म और पारिवारिक क्षेत्रक, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में अगर प्रवाह हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो इस रूप में हम वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर को समझ सकते हैं। जहां पर हमको मांग और आपूर्ति दर्शाने के लिए मौद्रिक प्रवाह को इंडिकेट करना होगा, और वैसे श्रम, पूंजी और जितने भी साधन हैं, जहां हम भूमि की भी बात करते हैं, जमीन की भी बात करते हैं, उद्यमियों के लिए लाभ की बात करते हैं, उसको हम वास्तविक प्रवाह में काउंट करते हैं। आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी क्लास बेहतर लगी होगी। हमें देखने के लिए, हमें समझने के लिए विद्याकुल के साथ पूरी पढ़ाई के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।